आज आर्यावर्त बताते हैं कि भारत को ही आर्यावर्त कहा जाता है और जम्बूद्वीप भी आर्यावर्त कहा जाता है। इसमें जो खाई है, जो खामी है, वो आपके बीच की जो दूरियां हैं वो कम कर देगी, क्योंकि जो किताबी ज्ञान है वो हमारे देश के लोगों ने किस तरीके से लिखा है और वो लोगों तक पहुंचा नहीं है। एक भ्रामक खबर के आधार पर कहा गया है कि भारत जम्बूद्वीप और आर्य एक ही देश है और इसकी सीमाएं लगभग जितनी जम्बूद्वीप की हैं उतनी भारत की हैं और वही आर्यावर्त है। तो मैं आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण रखने जा रहा हूं। साथियों, मैं हूं इंद्रपाल सिंह। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो इंद्रपाल सिंह को फॉलो कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो BS 563 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मैं आपको बताता हूं मनुस्मृति श्लोक नंबर 22। इसमें लिखा है, हिमालय और विंध्याचल के बीच का जो क्षेत्र है, हिमालय और विंध्याचल का जो बीच का क्षेत्र है, इसको ब्राह्मणों ने आर्यावर्त कहा है। ये सोच लो, बहुत अच्छी तरीके से ये ध्यान में रखना है। मनुस्मृति श्लोक नंबर 22 में हिमालय और विंध्याचल के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है उसको ब्राह्मणों ने आर्यावर्त कहा है। और मनुस्मृति श्लोक नंबर 23 में लिखा है, जहां पर काले रंग के हिरण रहते हों वही क्षेत्र यज्ञ करने के लायक है। जो काले जहां हिरण रहते हैं उसी क्षेत्र को इन्होंने कहा है कि ये यज्ञ करने के लिए योग्य है। बाद बाकी जितना भी देश है सब म्लेच्छ देश हैं। म्लेच्छ मतलब असुरों के देश। इन्होंने कौन से क्षेत्र को पवित्र बताया है? वो है हिमालय और विंध्याचल के बीच का क्षेत्र। अब कितना है आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। विंध्याचल और हिमालय के बीच की जो क्षेत्र है इसको इन्होंने पवित्र बताया है। बाद बाकी 23 नंबर श्लोक में इन्होंने बताया है, जहां पर काले रंग के हिरण रहते हैं वही यज्ञ करने के योग्य हैं और बाकी देश जितने हैं वो सारे म्लेच्छ हैं। साथियों, इससे स्पष्ट ये हो जाता है कि भारत और जम्बूद्वीप की सभी लोग आप जानते हैं कि पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम सीधे सीधे ईरान तक जम्बूद्वीप की सीमाएं लगती थीं और ये किसी से छिपा नहीं है। मौर्य काल में जम्बूद्वीप का जो क्षेत्र है वो दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रफल के रूप में उभर के सामने आया था मौर्य काल में। अब आर्यावर्त आपने जान लिया कि आर्यावर्त किसको कहते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। आप मनुस्मृति ले आइए और उसमें देख लीजिए, स्पष्ट लिखा है भैया, मेरा कहना नहीं है। अब आ जाइए भारत। भारत, अखंड भारत। अखंड भारत के निर्माता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो
सीमाएं विस्तार का काम शुरू हुआ वो निरंतर चलता रहा। सम्राट अशोक के शासन काल तक वो युद्ध के जरिए नहीं बल्कि धम्म के जरिए सीधे सीधे अखंड भारत की सीमाएं ईरान तक जुड़ी। समझ गए ना? ईरान तक आप देख सकते हैं कि पश्चिमी देशों में सम्राट अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख पश्चिमी देशों में पाए गए हैं और आज भी मौजूद हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि अखंड भारत और जम्बूद्वीप और अखंड भारत एक ही चीज है। आर्यावर्त जो कहा गया है, आर्यावर्त अलग है। आर्यावर्त जो है वो अलग है, उसका क्षेत्र कितना है आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश में लोगों को भ्रम में डालने के लिए जिस तरीके से गलत चीज़ों को परोसा गया है आम पब्लिक के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए, वो बात ठीक नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि जम्बूद्वीप और अखंड भारत की जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं उसी से स्पष्ट हो जाता है कि जम्बूद्वीप और अखंड भारत की जो पद्धति थी वो श्रमण पद्धति थी। यहाँ श्रमण करने वाले लोग थे। यहाँ पर कोई किसी तरीके के हवन वगैरह नहीं होते थे ना। यहाँ के लोग प्राकृतिक पूजक थे। यज्ञ, भारत की जो संस्कृति है वो यज्ञ नहीं करवाती है। यज्ञ करवाने वाला जो कल्चर है, संस्कृति है, वो ब्राह्मणों की संस्कृति है। वो यूरेशिया के लोग हैं, जो यूरेशिया से लोग यहाँ भारत में आए हैं। उन लोगों ने यज्ञ पद्धति को अपनाया और इनका जो सिद्धांत था वो वैदिक काल पर आधारित था और इनकी संस्कृति, जो मूल संस्कृति थी, वो यज्ञ संस्कृति थी। और यज्ञ किस तरीके से होते हैं वो आपको वेदों में मिलेगा। और वेद हमारे देश की जो सबसे पुरानी प्रेस है, गीता प्रेस, जो भारत सरकार से सम्मानित किया गया है। सारे धर्म ग्रंथ तो गीता प्रेस ने छापे हैं, लेकिन वेदों का प्रेस क्यों नहीं किया गया है? वेद क्यों नहीं छापे गए हैं? हम तो चलो हिंदू हैं, लेकिन हिंदू धर्म के जो मुख्य ग्रंथ है वो 4 वेद हैं। अब वेदों को हमें कभी पढ़ाया नहीं गया तो हम क्या जाने? तो भैया क्या कमी है? गीता प्रेस इतने सारे ग्रंथ छापे हैं तो आप वेदों को भी प्रकाशित कीजिए पब्लिक में। आप क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? इसका मतलब कहीं पर झोलझाल है, और झोलझाल सीधा साधा है। जब आप वेदों का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे ना तो आपका खोपड़ा घूम जाएगा, क्योंकि जो मूल चीजें हैं वो वेदों में है। और वेदों में है क्या, वो इस देश की आम पब्लिक को जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो मेरा एक ही आपसे सवाल है कि अगर आपने वेद नहीं पढ़े हैं तो उन वेदों को पढ़ने का प्रयास करिए। हाल जल्दी उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ में हम आपको और बता देना चाहते हैं, जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं उन्होंने कहा कि वेदों के जो मूल
चीज़ें हैं वो आम पब्लिक के समझने की परे की चीज़ें हैं, इसलिए हमने चारों वेदों को नहीं छापा है। अब तो छापिए महाराज। आपकी गीता प्रेस ने तो देश और दुनिया में तमाम चीज़ें बहुत बहुत तेज़ी से प्रकाशित की हैं। आपने गीता भगवत गीता इतनी छापी हैं कि रोडों पर बांटी जा रही हैं। तो कम से कम एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप वेदों का भी प्रकाशन कीजिए और वेद भी पढ़ाइए इस देश के लोगों को, और नहीं तो प्रश्न तो उठेंगे ही, और ऐसे प्रश्न उठेंगे कि जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।